92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अकबर कादरी की लिखी कहानी जलती बुझती दास्तान पार्ट 2। दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि रोहित की नशे की आदत ने उसको बिस्तर पे ला दिया था। उसके हाथ पैर बंधे रहते ताकि वो अपने को और किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। उसकी मां सुमन दिन भर उसकी देखभाल में लगी रहती। किसी ने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास एक मॉनेस्ट्री में रोहित का सही इलाज हो सकता है। अब आगे। एक हफ्ते बाद रोहित की सेहत में कुछ सुधार तो नहीं हुआ था, लेकिन नशा न मिलने पर पड़ने वाले दौरे कुछ कम हो गए थे। शरीर इतना कमजोर हो गया था कि बहुत ज्यादा चला फिरी भी नहीं कर सकता था वो। सुमन और रोहित के पापा शर्मा जी को बस एक ही उम्मीद नजर आ रही थी, तवांग के छोटे से इलाके की वो बौद्ध मोनास्ट्री। वहां जहां नशा छुड़ाने का इलाज प्राकृतिक तरीके से किया जाता है। डॉक्टर दलाल ने भी शर्मा जी को वहीं ले जाने की सलाह देते हुए कहा था, देखिए शर्मा जी, बेहतर यही होगा कि योगा या प्राकृतिक तरीके से ही रोहित का इलाज हो। वो मोनास्ट्री बिल्कुल ठीक रहेगी। दिल्ली से अरुणाचल के लिए कोई सीधी फ्लाइट नहीं थी, सो असम के लीलाबारी हवाई अड्डे तक के हवाई सफर के बाद सड़क का सफर तय करना था। सारी तैयारियां हो चुकी थीं, बस अगले दिन की फ्लाइट का इंतजार था सुमन को। उसने एक बार फिर से रोहित को बताया, बस कल हम पहुंच जाएंगे तवांग, फिर तुम्हारा इलाज होगा और सब ठीक हो जाएगा बेटा, फिर तुमसे खूब सारे गाने सुनूंगी। रोहित ने हाँ में सर हिला दिया। कैसे बातें कर रही थी सुमन, जैसे रोहित कोई 2-3 साल का बच्चा हो। 20 साल का रोहित सच में 2 ही साल का तो हो गया था। अपने हाथ से कहाँ कुछ कर पाता था ठीक से। माँ अपने हाथ से खाना खिलाती, नहलाती, साफ सफाई करती। माँ अक्सर रोहित को स्पॉन्ज करने के बाद उसके चेहरे पे पाउडर लगा देती और आखिर में एक काला टीका छाती पर। माँ के अलावा शायद ही किसी के कलेजे में इतना प्यार भरा हो भगवान ने। एक दिन ये सब करते देख के शर्मा जी ने सुमन से कहा था, सुमन कैसे कर पाती हो इतना सब कुछ आसानी से? तुम्हें तकलीफ नहीं होती? तकलीफ उसको होती है जो तकलीफ को तकलीफ समझता है। ये जब छोटा था तब भी तो मैंने ही पाला था। बस मैंने यही सोच लिया कि यह कभी बड़ा ही नहीं हुआ, इसको फिर से पाल पोस के बड़ा कर रही हूं। शर्मा जी चुप रह गए थे। सुमन ने बैग में गर्म कपड़े भी रख लिए। वहां बहुत सर्दी पड़ती है ना। जैसे तैसे रात बीती। सुबह उठ के सुमन ने जल्दी से नाश्ता बनाया, रोहित को खिला के 1-2 निवाले खुद भी खा लिए। अब तक डॉक्टर साहब भी आ गए थे। रोहित को चेक किया और एक टैबलेट का पत्ता निकाल के शर्मा जी को देते हुए कहा, ठीक है सब, लेकिन ये दवाई रोहित को फ्लाइट में बैठते ही खिला देना, वो सोता रहेगा। मैंने आपको सारी डिटेल तो दे ही दी है, बस वहाँ पहुँच के मिस्टर डोंडुब को फ़ोन कर देना, वो इंतज़ाम करा देंगे। जी बहुत अच्छा। एक बात और, इसके हाथ खोल दूँ क्या? शर्मा जी ने पूछा। वैसे वो नॉर्मल है अभी, पर सावधानी बरतें तो अच्छा है। रास्ते में कभी दौरा पड़ गया तो मुश्किल आप ही को होगी। वैसे 2-3 घंटे की तो बात है। अब तक माँ रोहित को बाहर ले आई थी। डॉक्टर की बातों को अमल में लाते हुए शर्मा जी ने रोहित को समझाते हुए कहा, बेटा कहीं तुम्हें दौरा ना पड़ जाए, इसलिए। रोहित ने अपने दोनों हाथ खुद ही आगे कर दिए। रस्सियां अपने निशानों पर फिर से बंध गईं। वो खुद जानता है कि नशे के जिस जिन ने उसको जकड़ा है वो कभी भी उस पर हावी हो सकता है। घर से निकलते वक्त रोहित ने घर को ऐसे घूर के देखा कि जैसे शायद फिर कभी नहीं देख पाएगा। टैक्सी बाहर ही आ गई थी। शर्मा जी ने सामान पीछे रखा और आगे बैठ गए। टैक्सी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी जलती बुझती दास्तान पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना
रोहित को तवांग ले जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। डॉक्टर दलाल ने सारा इंतजाम करवा दिया था। बस मुश्किल सफ़र की थी। एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी दरवाजे पे आ गई थी। अब आगे टैक्सी की खिड़की पे आंखें गड़ाए रोहित कितने महीनों बाद बाहर की दुनिया देख रहा था। ये वही सड़कें थीं जिनसे वो रोज़ गुजरता था। ट्रैफिक सिग्नल, गाड़ियाँ, उन पे चलने वाले लोग, कितनी मामूली सी चीज़ें भी कितनी अच्छी लग रही थी रोहित को। एयरपोर्ट पे रोहित के बंधे हाथों को देख के सब ऐसे रिएक्ट करते जैसे कोई जानवर पिंजरे से बाहर आ गया हो। कैदियों की तरह बैठे रोहित को देख के सुमन का मन करता कि अपने बच्चे को कहीं छुपा ले। रोहित के डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद कर्मचारी ने उसका बोर्डिंग पास दे दिया। सुमन ने रिक्वेस्ट करके तीनों सीटें एक साथ ले ली ताकि रोहित से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी अनाउंसमेंट शुरू हो गई। दिल्ली से लीलाबारी जाने वाली फ्लाइट AA7919 बोर्डिंग के लिए तैयार है। ये सुनते ही सुमन और शर्मा जी रोहित को लेके बोर्डिंग गेट की ओर चले गए। थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी रोहित को। उसको अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। आज उसी की वजह से माँ और पापा को इस उम्र में भी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। कैसे घेर के खड़े थे माँ और पापा उसको ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। कोई ना भी पूछता, बस रोहित को देख भर लेता तो पापा खुद ही बोल पड़ते, फिट्स, दौरे आते हैं बस इसलिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लोगों की नज़रों के सामने कितनी लाचार है माँ, बस मुस्कुरा के सारे जवाब दे देती है। रोहित ने भी ठान लिया था कि चाहे जितनी तलब उठे, चाहे जितना ही दिल करे, वो कम से कम अपने माँ पापा के लिए संयम रखेगा। जहाज पे सुमन और शर्मा जी ने रोहित को बीच में बिठाया और उसके पास पहरेदार बन के बैठ गए। शर्मा जी ने वो दवाई जो डॉक्टर दलाल ने दी थी रोहित को खिला दी। उड़ान भरने के साथ ही रोहित सो गया। माँ ने रोहित की सीट बेल्ट और कस दी और उसके सर को अपने कंधे पे रख लिया। अभी तक कोई खास दिक्कत नहीं आई थी। 2.5 घंटे की उड़ान के बाद लीलाबारी एयरपोर्ट दिखाई देने लगा। जहाज रुकने के बाद जब लगभग सारे यात्री उतर गए तब सुमन ने रोहित को जगाने के लिए उसको हिलाया। रोहित, बेटा रोहित, उठो। लेकिन दवाई के नशे का असर इतना था कि रोहित सोता ही रहा। शर्मा जी ने हेल्प बुलाई और रोहित को वेटिंग हॉल में लिटा दिया। अपनी जेब से उन्होंने एक छोटी डायरी निकाली और उसके पन्ने पलटने लगे। वो लामा ढोंडुप का नंबर तलाश रहे थे जिनका जिक्र डॉक्टर दलाल ने किया था। हाँ ढोंडुप जी, मैं विनय शर्मा, दिल्ली से। हम बस पहुंच ही रहे हैं, रास्ता थोड़ा खराब था सो देर हो गई, आप इंतजार करिए हमारा। लामा ढोंडुप ने जवाब दिया। अनजान शहर में कोई प्यार से बात भी कर ले तो कितना सुकून मिलता है। लामा ढोंडुप उस मोनेस्ट्री के एक सेवक थे जो डॉक्टर दलाल के कहने पर यहां आ गए थे उनकी मदद के लिए। कुछ देर एयरपोर्ट पे इंतजार करने के बाद लामा ढोंडुप भी आ गए। रोहित को देखा, उसको हल्का हल्का होश आ गया था। लामा ढोंडुप ने शर्मा जी को थोड़ा अलग ले जाते हुए कहा, यहाँ से तवांग तक कम से कम 20-22 घंटे तो लग ही जाएंगे, गाड़ी करनी पड़ेगी। कोई एम्बुलेंस नहीं मिलेगी? इतना लंबा सफर गाड़ी में तो मुश्किल है। शर्मा जी ने अपनी बात रखी तो लामा ढोंडुप मुस्कुराते हुए बोले, यहाँ इतनी दूर जाने को गाड़ी मिल जाए तो बहुत है, एम्बुलेंस तो भूल ही जाइए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी जलती बुझती दास्तान पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना नशे की आदत से ग्रस्त रोहित का इलाज करने के लिए रोहित के मम्मी पापा उसको अरुणाचल के तवांग शहर ले जा रहे थे। 2.5 घंटे के हवाई सफ़र के बाद वो आसाम के लीलाबारी एयरपोर्ट पर थे और मोनेस्ट्री के लामा ढोंडुप उनको लेने आ गए थे। अब आगे वाकई में हुआ भी कुछ ऐसा ही। असम के इस छोटे से इलाके में कोई भी एम्बुलेंस ऐसी कंडीशन में नहीं थी जो अरुणाचल के तवांग तक जा सके। सब ने मना कर दिया। गाड़ी वाले भी कहाँ आसानी से तैयार हो रहे थे। नहीं भाई, इतनी दूर नहीं जाएंगे, जाने और आने दोनों का किराया देना पड़ेगा और पहाड़ों पे गाड़ी चलेगी तो मेंटेनेंस चार्ज अलग से है। बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी वाला तैयार हुआ। खैर, रोहित को बीच वाली सीट पे लिटा के वो लोग चल दिए।
अभी थोड़ी ही दूर निकले होंगे कि सुमन ने कहा, पानी ख़त्म हो गया है, आगे कोई दुकान दिखे तो ले लेना। लामा मुस्कुराए और बोले, बहन यहाँ आगे मीलों तक कोई दुकान नहीं है, आगे एक झरना पड़ता है, वहीं से बोतलें भर लेना। सुमन को दिल्ली छोड़ने का एहसास हो आया। सच में बाहर निकलो तो पता चलता है छोटे शहरों का दुख। कितनी आसान है जिंदगी शहरों में। फ़ोन करो तो टैक्सी दरवाजे पे हाजिर, जगह जगह एटीएम, दुकानें, और यहाँ ज़रूरत भर की चीज़ें भी मुहैया नहीं। खैर, हरे भरे रास्ते से होती हुई उनकी गाड़ी अभी कुछ ही दूर चली होगी कि रोहित अचानक से चीखने लगा, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे बाहर जाना है, खोलो ये दरवाज़ा। शर्मा जी दौड़ा पड़ा, इसको पकड़िए जल्दी। अपने बंधे हाथों से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते देख सुमन ने रोहित को जोर से पकड़ा। पीछे बैठे शर्मा जी ने रोहित को जकड़ लिया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो लामा ढूंढुप उतर के आ गए। रोहित अब भी चिल्ला रहा था, चीख रहा था। वो कुछ देर पहले वाला मुरझाया रोहित नहीं था अब। लामा ढूंढुप ने रोहित के सर को कस के पकड़ा और अपनी उंगलियां कनपट्टी पे घुमाने लगे। बेकाबू रोहित पकड़ से निकलने की जद्दोजहद करता रहा, लेकिन लामा ढूंढुप उंगलियां घुमाते रहे। वो धीरे धीरे काबू में आ रहा था। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया तो शर्मा जी रोहित के पैर भी बांधने लगे। सुमन ने दवाइयों के डब्बे से एक दवा निकाल ली। ये देख के लामा ढूंढुप ने कहा, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बैठूंगा रोहित के पास। रोहित के सर पे हाथ फेरते हुए लामा ने एक मंत्र जपना शुरू कर दिया, ओम मणि पद्मे होम। ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों की वजह से सुमन की कमर का दर्द जरूर उखड़ गया था, लेकिन हिम्मत नहीं उखड़ी थी। हरे भरे रास्ते, सुंदर घाटियां और गाड़ी में लामा ढूंढुप के मंत्रोच्चारण ओम मणि पद्मे होम, ओम मणि पद्मे होम ने माहौल को शांत बना दिया। सच में लामा ना होते तो ये लंबा रास्ता कितना चुभता। रुकते रुकाते पूरा दिन और रात बीत गए। सुबह हो रही थी और मंजिल नजर आने लगी थी। अरुणाचल प्रदेश के छोटे से गांव से कुछ ही दूरी पे थी ये बौद्ध मोनास्ट्री। बड़ा सा लाल दरवाजा जिस पे शेर और ड्रैगन की मूर्तियां उभरी हुई थीं। दरवाजे के बीचम बीच बुद्ध की पीतल की प्रतिमा सब आने वालों को आशीर्वाद देती हुई प्रतीत हो रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 66 77 505 6677। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी जलती बुझती दास्तान पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, लामा ढूंढुप ड्रग्स के नशे से पीड़ित रोहित को लेने आ गए थे एयरपोर्ट। अब यहां से अरुणाचल के तवांग की मोनेस्ट्री की यात्रा करते वक्त रोहित को दौरा पड़ा। लामा ढूंढुप ने रोहित को संभाला और अंततः मोनेस्ट्री तक पहुंच गए। अब आगे अंदर जाके लामा ढूंढुप ने रोहित का नाम वगैरह दर्ज कराया और कैंप की ओर रवाना हो गए। पीछे पीछे सुमन और शर्मा जी भी थे। योग वगैरह के आम कैंपों से अलग था ये कैंप। अलग अलग गेरुए और नीले कपड़े पहने लोगों को मेडिटेशन करते हुए देख के सुमन ने पूछा, लामा जी ये लोग, ये सब मरीज हैं। नीला कपड़ा उन लोगों को पहनाया जाता है जो नए हैं, और गेरुआ उनको जो नशा लगभग छोड़ चुके हैं। कोई क्या जाने कि सुमन ने अपने रोहित को उन गेरुए कपड़ों वालों की कतार में देख लिया था। कैंप के दफ्तर में पहुंच के वहां के अधिकारी लामा मिगमार ने सबका स्वागत किया और रोहित के हाथ खोल दिए। उन रस्सियों के निशान पे उन्होंने एक लाल धागा बांधते हुए कहा, रोहित तुम ठीक होना चाहते हो? रोहित ने हाँ में सर हिला दिया। तो तुमको एक कसम खानी होगी, चाहे जो कुछ हो जाए तुम नशा नहीं करोगे। मन में इस बात को दोहराओ। रोहित ने मन ही मन इस बात को दोहराया तो सुमन का चेहरा खिल उठा। रोहित को समझाते हुए कहा, रोहित अगर तुमने एक कसम तोड़ी तो हम तुमको दोबारा यहाँ नहीं रखेंगे, और यहाँ दोबारा आने की फिर एक कड़ी शर्त है। अगर तुम दूसरी बार में सफल हो गए तो तुमको फिर कुछ साल दूसरे मरीजों की सेवा करनी होगी। बोलो, तैयार हो? रोहित ने फिर से हाँ में सर हिला दिया। तभी एक घंटे की आवाज आई। प्रार्थना का समय हो गया था। लामा मिगमार ने सुमन और शर्मा जी से कहा, अब हम पेरेंट्स को अलाउ नहीं करते। आज से रोहित हमारे हवाले, आप बेफिक्र होके जाइए। मैं रोहित को किसी के सहारे नहीं, मैं भी रहूंगी यहाँ उसके साथ, सुमन ने मन में सोचा।
मैं कोने में पड़ी रहूंगी, मिलूंगी भी नहीं इसको, बस दूर से देखती रहूंगी। मुझे यहीं रहने दीजिए लामा जी। बहन, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ के जो नियम बनाए गए हैं उसमें एक अच्छाई छुपी है। आप आराम से जाइए। इतना कह के लामा मिगमार प्रार्थना के लिए चले गए। सुमन ने रोहित को गले लगाते हुए उसका सामान एक अटैची में रख दिया और कुछ रुपए भी दे दिए। सुमन के चलते ही रोहित ने बहुत कातर आवाज में कहा, माँ। सुमन ने पलट के उसको गले से लगा लिया और आंखें मलती हुई वहां से चली गई। शर्मा जी भी रो पड़े थे और रोहित वहीं खड़ा रह गया था। मोनेस्ट्री से बाहर आते ही सुमन ने शर्मा जी से कहा, सुनिए, क्या कुछ दिन हम यहीं एक कमरा लेके रुक जाएं? हफ्ता 10 दिन बाद चले जाएंगे। शर्मा जी सुमन की फिक्र को समझ रहे थे। एक बच्चे के लिए माँ बाप की गोदी से ज्यादा महफूज जगह और कोई नहीं होती, ये बात माँ बाप से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। आसपास कोई होटल वगैरह तो था नहीं, लेकिन थोड़ा आगे एक लॉज में रहने का इंतजाम हो गया था। ये लॉज पहाड़ी के ऊपर थी। टेरेस से मोनेस्ट्री का ग्राउंड दिखता था। सुमन ने सोचा वो यहीं से अपने बच्चे को देखती रहेगी और एक दिन उसका रोहित मोनेस्ट्री के दरवाजे से एकदम ठीक होके बाहर आ जाएगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी जलती बुझती दास्तान पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना रोहित, जो कि ड्रग्स के नशे से पीड़ित है, सही सलामत मोनेस्ट्री पहुंच गया था जहां उसका इलाज होना था। वहां के संचालक ने रोहित को कैंप पहुंचा दिया था और उसके माँ बाप बाहर कहीं कमरा लेके रह गए थे ताकि रोहित का ख्याल रख सकें। अब आगे। कैंप में ले जाने से पहले मोनेस्ट्री के कर्मचारियों ने रोहित के सामान की पूरी जांच की और पूछा, और कुछ है आपके पास? नहीं, रोहित ने जवाब दिया। ठीक है, तो जाके कपड़े बदल लो। उन लोगों ने रोहित को पहनने के लिए वो नीले कपड़े दे दिए। रोहित ने कपड़े बदले और माँ ने जो पैसे दिए थे उनको जेब में रख के अपने कपड़े कर्मचारियों को दे दिए। ऐसा एहतियात के लिए किया जाता था ताकि कोई ड्रग साथ में न लाया हो, और सामान इसलिए जमा कर लिया जाता था ताकि कोई उनके बदले ड्रग्स न खरीद सके। जी हाँ, ड्रग डीलर्स को यह पता था कि यहाँ सारे ड्रग एडिक्ट लोग हैं और इनको ड्रग्स बेचना सबसे आसान है। कुछ सामान लेके जाने वाले कर्मचारी ही पैसों के लालच में इन मरीजों को ड्रग्स बेच देते थे। खैर, रोहित को हाथ पैर खुले होने से आज़ादी का एहसास तो हो ही रहा था। अपने जैसे और भी लोगों को देख के रोहित को एहसास हुआ कि नशे का जाल कितना बड़ा है। मोनेस्ट्री में ये शुरुआती दिन ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होते थे मरीजों के लिए, क्योंकि उनको एक मुश्किल दिनचर्या से गुजरना होता था। सुबह 5 बजे उठना, प्रार्थना, ध्यान करना, फिर ढेर सारा पानी और दवाइयाँ पी के उल्टियाँ करना। ऐसा करने से शरीर अंदर से शुद्ध होता है और दौरा पड़ने पे ये लोग किसी को बांधते या पकड़ते भी नहीं थे, बस खुले मैदान में छोड़ देते थे जिसका फर्श कच्चा और बाउंड्री मुलायम लकड़ी की बनी थी। अगर कोई मरीज खुद जमीन या दीवारों से टकराता भी तो भी उसको मामूली सी ही चोट पहुंचती। इलाज करने वाले लामा लोगों का कहना था कि जब भी नशे से ग्रस्त किसी व्यक्ति को नशा नहीं मिलता तो उसका मन गुस्से और बेचैनी से भर जाता है और इसी बेचैनी को ख़त्म करने के लिए उसको नशा चाहिए। नशा नहीं मिले तो बहुत तकलीफ होती है उस आदमी को, लेकिन अगर इस तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए उसको अपनी बेचैनी और गुस्से को निकल जाने दिया जाए तो वो नशे से मुक्त हो जाएगा। ये मैदान उसी गुस्से को निकालने के लिए बनाया गया था। आज पहले दिन सुबह उठ के रोहित बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था, थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी थी। प्रार्थना के बाद जब पानी पिला के उल्टियां करवाई गईं तो उसकी तो जैसे जान ही निकली जा रही थी। पेट दोहरा हुआ जा रहा था, लेकिन लामा मिगमार उसको हौसला देते और फिर से पानी पिला देते। इसी दौरान रोहित को दौरा पड़ा। 2-3 सेवकों ने उसको पकड़ के मैदान में छोड़ दिया। रोहित कभी दौड़ता, कभी चीखता, 1-2 बार उसने अपना सर भी मार दिया था दीवार में। पहला दिन बड़ी मुश्किल से गुजरा। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा ही नहीं बचेगा। माँ पापा पे उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसको इस तरह मरने के लिए छोड़ के चले गए, लेकिन उसको क्या मालूम था कि माँ तो यहीं पास में उस मोनेस्ट्री की ओर निगाहें गड़ाए देखा करती, दुआएं मांगा करती थी वो उसके लिए,
इस उम्मीद में कि जल्दी ही रोहित वहां से ठीक होके बाहर आ जाएगा। वो लामा मिगमार से रोज रोहित का हालचाल पूछ लिया करती। लामा भी खुश होकर बताते, उम्मीद है वो ठीक हो जाएगा, आज तक तो सारे दिन संयम से ही गुजारे हैं। ये सुन के माँ का दिल खुश हो जाता, उसको अपने खून पे पूरा भरोसा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी जलती बुझती दास्तान पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, रोहित नशा मुक्ति करवाने के लिए मोनेस्ट्री में पहुंच गया था, अरुणाचल के तवांग शहर में। लेकिन उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। जब उसको दौरे पड़ते तो उसका मन वहां से भागने को होता। अब आगे। एक हफ्ते बाद रोहित बिना किसी नशे या दवाइयों के था, लेकिन उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। आंखों के नीचे अंधेरा आ जाता तो कभी टांगें सुन्न हो जाती। उसका मन करता कि बस कहीं से नशा मिल जाए। उससे रहा नहीं जा रहा था। दोपहर का समय था, सभी लोग खाना खाने के बाद आराम कर रहे थे। रोहित मुरझाया सा एक तरफ पड़ा था। तभी एक कर्मचारी ने रोहित से कहा, साहब दवाई चाहिए तो बता देना, सब है मेरे पास। वो आदमी रोहित के आगे पीछे घूमता, उसको ड्रग्स खरीदने के लिए उकसाने के लिए। एक तरफ रोहित की तकलीफ थी, दूसरी तरफ नशा। उसने बहुत कोशिश की कि वो कंट्रोल करे अपने आप पे, लेकिन जब उसको दौरा पड़ता तो वो बदहवास हो जाता कि अगर नशा नहीं मिला तो अगले ही पल उसकी मौत हो जाएगी। और एक दिन रोहित अपनी तकलीफों से हार गया। उसने उस आदमी से ड्रग्स खरीद लिए। वो नशे की आगोश में था और लामा मिगमार बहुत अफसोस में खड़े थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने फोन करके सुमन और शर्मा जी को भी बुला लिया। अब तक रोहित को होश आ गया था। वो तो माँ और पापा को यहां देख के हैरान था। वो गए ही नहीं थे यहां से। लामा मिगमार ने रोहित से कहा, रोहित तुमने कसम तोड़ दी है, अब हम तुमको यहां नहीं रख सकते। पहले तुमको अपने आप पे भरोसा करना होगा रोहित। जब इतने मजबूत हो जाओ तब यहां आना, शायद एक मौका और दे दें तुमको। माँ ने रोहित से कुछ नहीं कहा, रोती हुई वहां से निकल गई। रोहित माँ को रोकने के लिए उसके पीछे हो लिया। हमेशा प्यार करने वाली माँ आज बहुत गुस्से में थी। माँ रुक जाओ, माँ मैं वादा करता हूं अब ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। प्लीज माँ, एक मौका दे दो, प्लीज रुक जाओ माँ। माँ नहीं रुकी। उसको आज अपनी सारी कुर्बानियां बेकार नजर आ रही थीं। सुमन मोनेस्ट्री की मेन रोड पे आ गई थी और रोहित पीछे रह गया था। पहाड़ों के रास्ते बहुत तीखे होते हैं, पर उतने तीखे भी नहीं जितनी चोट लगी थी सुमन को। मोड़ से आई गाड़ी दिखी भी नहीं थी उसको। एक तेज चीख के साथ सुमन की आवाज खामोश हो गई। अब तक पीछे से रोहित और सारे लोग आ गए थे। रोहित माँ पे गिर पड़ा था। माँ मैंने तुमको मार डाला, माँ मैंने तुमको मार डाला। शर्मा जी का तो जैसे सब कुछ उजड़ गया था। बेटा तो पहले ही जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था और सुमन इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। अंतिम संस्कार करने के बाद अगले दिन जब शर्मा जी रोहित को लेकर जाने लगे थे तो रोहित ने मना कर दिया और गाड़ी से उतर के दौड़ता हुआ मोनेस्ट्री की ओर चल दिया। जाते जाते वो चिल्ला रहा था, पापा माँ को खो दिया, माँ को दिया, वादा नहीं खो सकता, वादा नहीं खो सकता। लामाओं के मंत्र जाप की आवाज तेज हो गई थी। ओम मणि पद्मे होम, ओम मणि पद्मे होम, ओम मणि पद्मे होम, ओम मणि पद्मे होम। बस इतनी सी थी ये कहानी।